हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 80 और 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। साथ ही आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर इसके ऑडियो सुनने के पश्चात अपनी कॉपियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर द्वारा आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और उसके पश्चात हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी कॉपी का भी मूल्यांकन करके आपको 100% रिजल्ट के साथ में आपकी कॉपी उपलब्ध, गलतियों के साथ में जो शुद्ध करने के बाद में आपको आपकी कॉपी 100% रिजल्ट के साथ में उपलब्ध कराई जाएगी। सभी 80-90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। भाइयों और बहनों, मुझे आज यहाँ आकर और ग्रामीण प्रबंध संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना हमारी विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रबंध संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। मैं इस संस्थान के प्राधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना के 2 वर्षों में ही अग्रणी कार्य किया है। मैं उन छात्रों को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और जो अब व्यावहारिक जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। यह संस्थान अपनी किस्म का पहला संस्थान है जो युवा स्नातकों को पूरी तरह से ग्रामीण प्रबंध में व्यावसायिक शिक्षा देने का काम करता है। हालांकि इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी, फिर भी इस संस्थान ने देश के विकास कार्यों में पहले ही अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकों के संगठनों के प्रबंध को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए प्रतिभावान युवकों और युवतियों को ग्रामीण प्रबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि ऊंची योग्यता वाले नौजवान सक्रिय और कर्मठ प्रबंधकों का एक कॉडर बनाया जा सके। इसके लिए प्रबंध कार्य में लगे मौजूदा अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और उनके सामने जो कार्य संचालन संबंधी समस्याएं हैं उनमें रिसर्च कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को प्रबंध कार्य से प्रशिक्षित लोग उपलब्ध कराए जाने का विचार बहुत ही उत्साहजनक है। अभी तक हमने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वालों के बारे में ही सुना है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश के आर्थिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी जनसंख्या के लगभग 80% लोग जो देहाती इलाकों में रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि और उससे संबंधित दूसरे देहाती पेशों पर निर्भर हैं।
इनमें बहुत बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूर तथा दस्तकार लोग हैं जो हमारे उपयोग की बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं। इस कॉलेज में अतीत में देश की पुकार को सुना है और उस पर सराहनीय ढंग से अमल किया है। इसके विद्यार्थियों ने देशभक्ति के ऊंचे जज्बे से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। किसी भी शिक्षा प्रणाली के पीछे ऐसी ही भावना होनी चाहिए। आज़ादी से पहले शिक्षा संस्थानों के वातावरण में आज़ादी की भावना भरी होती थी। इसी प्रकार आज के हमारे शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय अखंडता और मानवता की सेवा की भावना रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुजरात कॉलेज के विद्यार्थी जो आज़ादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं, वे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास की कोशिशों में दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। मुझे बताया गया कि 7 वर्षों की अवधि में पूरी होने वाली 485 करोड़ रुपए की लागत वाली ऑपरेशन फ्लड द्वितीय स्टेज को ही हर साल ग्रामीण प्रबंध कॉडर के लगभग 400 नए स्नातकों की जरूरत है। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण सगुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। इस क्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्ममत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विशृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और आध्यात्म
के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुवा लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेषता के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल हुए। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है। महोदय, जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक थाने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर्विरोध भी हमारे सामने आते हैं। उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर्विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यता अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज के लिए किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई हैं। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उनकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर्विरोध है। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। सभी इसके लिप्यंतरण के लिए आ जाइए जो भी पढ़ना चाहते हैं। हेलो गाइस,